हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार। आई एम श्योर रिवाज राइट फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। तो यार पिछली वीडियो जो कि हमने निकाली थी फिजिक्स पर 72 मार्क्स कंफर्म्ड, ऐसी ही वीडियो हम लेकर के आ गए हैं मैथ्स पर। और मैथ्स पर ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं। तो शुरू करने से पहले यार मैं एक लाइन बहुत प्यारी सी, दो लाइनें कहना चाहूंगा। शायरी नहीं कहने वाला, लेकिन एक ऐसी लाइन कहने वाला हूं जो कि आपको शायद थोड़ा सा दिमाग देगी मैथ्स में काम करने के लिए। और वो लाइन ये है, नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। ये लाइन मैंने अपने टीचर से सुनी थी, शायद आपने भी सुनी हो। दोबारा सुनो, इस लाइन को दोबारा सुनो। नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। मतलब ये है कि आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में सब कुछ आना चाहिए। समझे? कुछ कुछ चीजों के बारे में सब कुछ आना चाहिए और सारी चीजों के बारे में कुछ कुछ आना चाहिए। समझ रहे हो बात का डिफरेंस? समझ रहे हो मतलब क्या है, भाव क्या है? ऐसे कुछ चीजें हो जिन पे आपको सब कुछ पता हो और सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। इसका मतलब नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो यार अब इस लाइन को समझने के बाद हम जो है चालू करने वाले हैं अपना जेईई मेन 2023 मैथ्स का लाइव एनालिसिस। और जैसे हमने फिजिक्स में फोड़ा था वैसे ही हम यार आज मैथ्स में फोड़ रहे होंगे। करना क्या है आपको, वीडियो के अंत तक बने रहो। 70 मार्क्स कंफर्म कर दूंगा मैं आपके जेईई मेन 2024 के लिए जनवरी अटेम्प्ट में। तो यार फटाफट देखो, मैंने जनवरी अटेम्प्ट को उठाया, 150 क्वेश्चन उसमें मिले। वही सीरीज जैसे कि हमने फिजिक्स में करी थी। 5 पेपर जनवरी अटेम्प्ट के उठाए, 5 पेपर अप्रैल अटेम्प्ट के उठाए, लेकिन उठाए 2023 के। तो अप्रैल अटेम्प्ट में मुझे 90 क्वेश्चन ही मिले लगभग, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड वाला पेपर था। इसके बाद टोटल मेरे को 240 सवाल मिले। ठीक है, अब जनवरी अटेम्प्ट जब मैंने देखा 150 क्वेश्चन मैंने करे, तो मैंने ये देखा कि यार वो कंपैरेटिवली टफ रहा है। हमारा जनवरी अटेम्प्ट। उसके बाद हमारा अप्रैल अटेम्प्ट जब मैंने देखा, तो मैंने देखा यार जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से हमारा अप्रैल वाला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा आसान रहा है। और मुद्दे की बात यह है कि जब हमने टोटल 240 क्वेश्चन देखे तो हम ये नहीं कह पाए कि कौन से चैप्टर में बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पेपर था, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन थी। कुछ भी उठा करके किसी भी चीज से मिला दिया जा रहा है जेईई मेंस तक में। इसीलिए मैथ्स को हार्ड बोलते हैं और मैथ्स हार्ड आती भी है और लेंदी भी आती है। जेईई मेन जो जनवरी अटेम्प्ट था उसमें काफी डिफिकल्ट मैथ्स थी, मतलब आपको समय चाहिए थोड़ा समझने के लिए और करने के लिए, और काफी लेंदी भी थी। वही बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन जनवरी में क्वाड्रेटिक को लिमिट से मिला दिया, क्वाड्रेटिक को पीएनसी से मिला दिया, प्रोबेबिलिटी से मिला दिया, काफी सारी चीजों को मिला करके हमारा सवाल बनाया जा रहा था जनवरी अटेम्प्ट में। वही अप्रैल अटेम्प्ट में अगर बात करें तो बायनोमियल थ्योरम और पीएनसी पर ज्यादा फोकस किया गया था। और बायनोमियल में सीधे सीधे सवाल आ रहे थे डिविजिबिलिटी पर, बायनोमियल पे सीधे आ रहे थे nth टर्म बता दो। पीएनसी पे सीधे क्वेश्चन जो आपके रेगुलर एग्जांपल होते हैं, जो आपके टीचर सॉल्व कराते हैं कि भाई फलाना नाम डिक्शनरी में कौन से नंबर पे आएगा। इस तरीके के सवाल जो हैं हमारे अप्रैल अटेम्प्ट में देखे गए थे। और 240 क्वेश्चन में बहुत मुश्किल था ये बताना कि यार कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा एनालिसिस करने के बाद, थोड़ा दिमाग चलाने के बाद हमने आपके लिए 17 ऐसे सवाल ढूंढ लिए जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको आपके जेईई मेन 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में मिल जाएंगे। बहुत दिमाग मारा मैंने इसमें कि कुछ सवाल फाइनलाइज करूं कि यार मिलने चाहिए, और फिर फाइनली 17 सवाल में ढूंढ पाया। 17 सवाल जो कि बहुत मुश्किल से मुझे मिले हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि यार वेक्टर 3D सबसे ऊपर लिखा है, वेक्टर 3D से 4 सवाल, वेक्टर 3D से आप देख सकते हो 4 सवाल पूछे गए, 4 सवाल वेक्टर 3D से पूछे गए। और जितने भी मैंने सवाल लिखे हैं इसमें कैलकुलस का कहीं काम नहीं है, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूं कि बचे हुए टाइम में आपको सिर्फ कम से कम मेहनत करके और बेहतर से बेहतर नंबर लाने हैं। बचे हुए समय बच रहा है कुछ 3.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं है। जनवरी में ही आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। और मैं नहीं चाह रहा कि आप दोबारा से कैलकुलस में दिमाग मारो,
मैं नहीं चाह रहा कैलकुलस में दिमाग मारो, तो मैंने ऐसे चैप्टर उठाए जिसमें कैलकुलस का न्यूनतम काम है, बहुत कम काम है। तो वेक्टर 3D से 4 सवाल सीधे सीधे लिखवा लो मुझसे। वेक्टर 3D तो आपको देखने को मिल जाएगा, 4 सवाल आराम से देखने को मिलेंगे, चाहे जिस पेपर में बैठ जाना जनवरी में, चाहे जिस पेपर में। वेक्टर 3D के 4 सवाल, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर 3D। आसान है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। टफ सवाल आ जाएगा तो आपको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा आप कैलकुलस में फंसो। वेक्टर 3D 4 सवाल। उसके बाद दूसरा देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। अरे भाई साहब, रेगुलर कॉन्सेप्ट, वही बेसिक ट्रांसपोज एडजेसेंट इन सब की प्रॉपर्टीज पर, वही क्रेमर्स रूल पर सवाल। बस क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक और कुछ नहीं। आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्रेमर्स रूल पता होना चाहिए। आप इसके 3 सवाल आराम से कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना बस। 3 सवाल मैट्रिक्स के। उसके बाद अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। सर क्या बोल रहे हो सर? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर बहुत बड़ी है सर कैसे होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? मैं नहीं बोल रहा कि पूरी कर, मैं नहीं बोल रहा कि पूरी कर, लेकिन जितनी बोल रहा हूं उतनी तुझको आनी चाहिए, जितनी बोल रहा हूं उतनी तुझको आनी चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 4 भाग में बांट। कैसे? सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री तुझको आनी चाहिए, तुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होने चाहिए, तुझे डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, तुझे सेगमेंट फार्मूला पता होना चाहिए, तुझे स्लोप वगैरह पता होना चाहिए। बेसिक ज्योमेट्री एकदम कार्टेशियन फॉर्मेट। उसके बाद तेरे को स्ट्रेट लाइंस पता होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा तुझे आना चाहिए सर्कल्स, ठीक? स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स। अब आप कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला इलिप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़। कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला इलिप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आध सवाल मैंने देखा है बस, पूरे क्वेश्चंस में 240 में से एक आध सवाल देखा है हाइपरबोला और इलिप्स का। लेकिन सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला का सवाल हर पेपर में तुझे दिख जाएगा। और ये जो 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल इन 4 चीजों से ही आए हैं। ध्यान से सुन ले। बेसिक ज्योमेट्री, बहुत बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, ये सब। उसके बाद स्ट्रेट लाइन तुझको आनी चाहिए, ट्राइंगल तुझे समझ में आना चाहिए, ट्राइंगल कैसे बन रहा है। उसके अलावा तुझे सर्कल्स आना चाहिए, सर्कल की टेंजेंट, नॉर्मल, ये सारी चीजें। और पैराबोला, पैराबोला की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कि नॉर्मल, टेंजेंट, ये सब पता होना चाहिए। तो ये तेरा रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रहता है ऐसे 3 सवाल। उसके बाद फंक्शंस। अब रिलेशन एंड फंक्शंस के 2 सवाल बन जाते हैं। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फंक्शनल इक्वेशंस। YouTube पे सर्च करेगा तो मिल जाएंगे तेरे को, फंक्शनल इक्वेशन नाम से एक वीडियो मिल जाएगी। अच्छा टीचर है जो भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, कोई प्रमोशन नहीं है। 2 सवाल तेरे को फंक्शंस के आराम से मिल जाते हैं, और फंक्शन की प्रॉपर्टीज, फंक्शनल इक्वेशंस जो होती हैं उस पर 2 सवाल आराम से आते हैं फंक्शंस के, और बहुत इजी होते हैं। लेकिन अगर तू कैच कर पाए, ट्रिक समझ पाए किस तरीके से करना है, तो आराम से ये 2 सवाल तू बना लेगा। उसके अलावा आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण चीज है मैथमेटिकल रीजनिंग। कुछ नहीं, ट्रुथ टेबल बनाओ, आंसर बन जाता है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं मारना। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग जरूरी है, और एक सवाल हर शिफ्ट में जाएगा, हर शिफ्ट में जाएगा, हर शिफ्ट में, जिसमें भी तू जाना चाहे उसमें चले जा। एक सवाल मैथमेटिकल रीजनिंग का आता ही आता है, आता ही आता है, फिक्स्ड है। इसके अलावा देखो क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। नॉलेज बहुत कम भी हो, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में सवाल पूछ रहा है, उसको दिखाने में अलग अलग कर रहा है, लेकिन यूज तो वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही हो रहे हैं। बस उसका एक्सप्रेशन डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में वो सवाल को डिफिकल्ट बना देता है। लेकिन एक सवाल क्वाड्रेटिक का आना निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आओ तुम सीक्वेंस सीरीज पे। सीक्वेंस सीरीज पे एपी, जीपी, इनके रेशो, एएम, जीएम, ये सारी चीजों पे एक सवाल बन जाता है। एक सवाल इतनी चीजों पे सीक्वेंस सीरीज में बन जाता है। कोई फलाना सा तुम्हारे रिलेशन का सीक्वेंस बना देगा, उस पे सवाल बन जाएगा। उसके अलावा आओ बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम के भले ही 2 सवाल हैं, लेकिन मैंने इसको लिखा नीचे है, क्योंकि इसके ज्यादा सवाल मुझे अप्रैल में ज्यादा दिखे थे। अप्रैल में ज्यादा बायनोमियल थ्योरम के सवाल दिखे थे, बायनोमियल थ्योरम और पीएनसी। जनवरी अटैम्प्ट में कैलकुलस ओरिएंटेड था पेपर ज्यादातर। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल हैं, इनडेफिनेट के बहुत सारे सवाल हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आप कैलकुलस में ज्यादा फंसो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पढ़ो ही मत, लेकिन क्योंकि कम समय की वजह से आप जितना प्रोडक्टिव रह सकते हो उतने ज्यादा प्रोडक्टिव रहो, ठीक है? तो बायनोमियल में बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है।
आपको डिविजिबिलिटी पता हो कैसे चेक करनी होती है, आपको पता हो nth टर्म कैसे निकालना है, आपको कोफिशिएंट्स के बारे में पता हो, आपको एक्सपैंड करना आता हो, वो बेसिक नॉलेज आपको पता हो, तो बायनोमियल थ्योरम के दो सवाल इससे ज्यादा टफ नहीं बनते, इससे ज्यादा टफ नहीं बनते। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर। एक्स्ट्रा टॉपिक्स मतलब भाई इन सब सवालों से तेरे 68 70 नंबर बन जाएंगे, 70 नंबर तेरे इन सवालों से बन जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई साहब मैथ्स है, मैथ्स लड़की इतना धोखा नहीं देती जितना मैथ्स दे देती है, सच बात है, मेरे दिल की बात है, मैं खुद बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। लड़की भी इतना शायद धोखा ना दे जितना मैथ्स दे दे। इसलिए मैथ्स पर कभी विश्वास करके मत जाना, मैथ्स पर कभी विश्वास करके मत जाना। तुम कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, क्या पता बहुत ज्यादा टफ सवाल आ जाए और तुमसे भी ना बने। मान लो कोई एक चैप्टर है जिसमें तुमने बहुत दिमाग मारा है लेकिन बहुत टफ सवाल बन गया, तुमसे बना ही नहीं, तो कोई गारंटी नहीं है। मैथ्स में सबसे ज्यादा धोखेबाजी होती है, सबसे बड़ा धोखेबाज सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। इतना लड़कियां भी धोखा नहीं देती, तो फिर भी मैं क्या करूंगा, एक सेफ साइड प्ले करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में रख के जाऊंगा। सबसे पहला जो एक्स्ट्रा टॉपिक में करना है वो पीएनसी। पीएनसी करके जाओ, कम से कम अपने टीचर के क्लास नोट्स जो रेगुलर एग्जांपल्स कराते हैं, बुक के सॉल्व एग्जांपल, यही सब करके जाओ, लेकिन करके जाओ पीएनसी, क्योंकि क्या पता बायनोमियल का टफ सवाल आ जाए तो तुम पीएनसी करके हैंडल कर लो, अपने नंबर को बराबर कर लो, इसीलिए ये पीएनसी करके जाओ। इसके अलावा लिमिट्स करके जाओ, लिमिट में ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट याद रख लो तो तुम्हारा लिमिट्स भी हो जाएगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा गया है वो देखा गया है एरिया अंडर कर्व का। एरिया अंडर कर्व से भी अच्छे सवाल आए थे, लेकिन आए थे जनवरी अटेम्प्ट में, जिसको मैं कंपैरेटिवली टफ मान रहा हूं 2023 में, कंपैरेटिवली टफ मान रहा हूं। और वो सवाल थे एरिया अंडर कर्व के, डिफरेंशियल इक्वेशन के। ये दोनों चैप्टर्स ने काफी टफ बना दिया था जनवरी अटेम्प्ट को, क्योंकि कैलकुलस इजी नहीं है, मैं खुद मान रहा हूं कैलकुलस इजी नहीं है। कैलकुलस को करने के लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत पेशेंस, बहुत डेडिकेशन चाहिए, तब आप कैलकुलस में बहुत अच्छे हो पाते हैं, खास करके इंटीग्रल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस फिर भी मैं कर सकता हूं, बेसिक डिफरेंशिएशन हम सीख जाते हैं फिजिक्स की स्टार्टिंग में ही, एओडी भी अपन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट टफ रहता है, टफ रहता है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, अब ऐसे सन्नाटे में मत चले जाना कि यार कुछ आता ही नहीं है, कम से कम कुछ चीजें तो पढ़ के जाना, हर चैप्टर में से कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि ये सवाल तो आने ही आने हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ के तू जरूर जा, ताकि तेरे नंबर 70 से ऊपर बढ़ के 80-90 तक पहुंच जाए और तू 99 परसेंटाइल क्लब में आ जा। क्योंकि 70 अगर मैं लिख रहा हूं तो 50 तो तू इसमें से खींच ही लेगा, 50 तो खींच ही लेगा। कुछ तूने एक्स्ट्रा भी पढ़ रखा है तो 60 70 75 में तो तू आ ही सकता है। 72 नंबर तेरे मैंने फिजिक्स में गारंटी कर दिए थे, 70 इसमें गारंटी कर दी, 140 नंबर सीधे सीधे बन रहे हैं। अब केमिस्ट्री की बारी आती है, तो केमिस्ट्री अगर तुम बोलोगे तो उस पे भी हम दिमाग मार लेंगे, उस पे भी कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर बना लेंगे, ताकि वो नंबर भी तू सिक्योर कर सके सेफली, बिना ज्यादा दिमाग मारे, ठीक है। तो इतना ही बताना था यार मुझको, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि रातों रात ना तो कोई अमीर बना है, ना ही रातों रात कोई टॉपर बना है। उस टॉपर को कितनी रातें लगी हैं टॉपर बनने में, ये सिर्फ भगवान जानता है और कोई नहीं जानता। सबको सिर्फ सक्सेस दिखता है, मेहनत किसी को नहीं दिखती, प्रोसेस किसी को नहीं दिखता। तो तुम सिर्फ सक्सेस के लिए ही लड़ो, सफलता के लिए ही लड़ो। जिस दिन तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, घर वालों को दिखाओगे ना, तो जो छोड़ के गई थी ना बंदी, वो भी तुम्हारा रिजल्ट देखने आ जाएगी उसी दिन। उसका मैसेज आएगा, हाय बेबी कैसे हो। समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए सिर्फ इस वक्त रगड़ने की कोशिश करो। अगर तुम्हें वो मैसेज चाहिए हाय बेबी कैसे हो, तो इस वक्त नंबर ले आओ, टॉप एनआईटी टॉप आईआईटी में पहुंच जाओ, फिर हाय बेबी क्या बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बताना था मुझको मैथ्स में। आपके 70 नंबर कंफर्म है, आप थोड़ी सी मेहनत करो तो 100 नंबर तक भी जा सकते हो, क्योंकि यार तू कर सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।